धन्यवाद। माननीय श्रीमती ज्योतिमणि जी। Sir, Mike. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. எனது கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளை திருச்சி, கரூர், கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலை நீண்ட காலமாகவே 2 வழி பாதையாக இருந்து வருகிறது. அதை 4 வழி பாதையாக மாற்ற வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை நாங்கள் தொடர்ந்து முன்வைத்து வருகிறோம். எனது கடந்த முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த பொழுதும் இந்த கோரிக்கையை நான் தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வருகிறேன். இச்சாலை தமிழ்நாட்டின் மிக மைய பகுதியில் உள்ளது. அதேபோல கரூர், திருப்பூர், கோவை உள்ளிட்ட ஏற்றுமதி மற்றும் மிக முக்கிய தொழில் நகரங்கள் உள்ள பயன்படுத்துகிற சாலையாகவும் இப்பகுதி உள்ளது. எங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று கோவை கரூர் சாலை 4 வழி சாலையாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது. அதற்காக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் திருச்சி கரூர் சாலை இன்னும் 2 வழி சாலையாகவே உள்ளது. இந்த சாலையிலும் போக்குவரத்து மிக அதிகமாக இருக்கிறது. திருச்சி கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை காவிரி ஆற்றை ஒற்றி வருவதால் அதே சாலையை 2 வழி சாலையை 4 வழி சாலையாக மாற்ற முடியாது. அதற்கு மாற்று பாதையாக கிரீன்ஃபீல்ட் அலைன்மெண்ட் வேண்டும் என்று நாம் கேட்டிருந்தோம். அதற்கு டிபிஆர் தயாரிக்கும் பணி தொடர்ந்து வந்தது. ஆனால் சட்டென்று அந்த டிபிஆர் தயாரிக்கும் பணி நிறுத்தப்பட்டு பணி நடைபெறுகிறதா இல்லையா என்று தெரியாத ஒரு சூழல் இருக்கிறது. ஆகவே உடனடியாக இங்கே அதிக போக்குவரத்து இருப்பதை கவனத்தில் கொண்டு திருச்சி, கரூர், கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையை 4 வழி சாலையாக மாற்ற வேண்டும். அதற்குரிய பணியை உடனே தொடங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you. அதை யோசிச்சோம். श्री अवधेश प्रसाद जी। माननीय सभापति जी, आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है और बड़े पैमाने पर अनुसूचित जात के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र, जो हमारा विधानसभा का भी क्षेत्र रहा, सेवन पाराखानी कुर्मी का पुरवा थाना खंडासा मिल्कीपुर में है। एक गायत्री देवी वाइफ ऑफ हनुमान प्रसाद पासी 18/3 की घटना है। सिमन अपने भूखे बच्चों के लिए खाना बना रही थी। उसी समय थाना खंडासा की पुलिस और मिल्कीपुर के एसडीएम अपने कर्मचारियों के साथ आकर उसके घर को ढहाना शुरू किया। उसने आपत्ति जताई कि हमारे बच्चे भूखे हैं, हम खाना बना रहे हैं। एक भी नहीं माने, उसका बाल पकड़ करके सड़कों पर घसीटने का काम किया और भूखे बच्चे चिल्लाते रहे। श्रीमान, ये गंभीर घटना है। हम सरकार से मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देशित करें कि ढहाए गए घर को, जो पासी बिरादरी का है, गायत्री का, उसका मुआवजा दे और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। यही नहीं श्रीमान, हमारे ही क्षेत्र में एक गांव है पाराखानी। पाराखानी में गायत्री देवी और उनका हनुमान प्रसाद पासी, ये 28 साल का, ये सिमन राम भवन पासी 28 वर्षीय जहर देकर के जब अपने धन्यवाद गुफा के चंद्र प्रकाश चौधरी जी जा रहा था, चंद्र प्रकाश चौधरी जी, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। श्रीमान, हम माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, धन्यवाद किया जाए। धन्यवाद और 1 करोड़ महोदय, मुझे मौका दिया गया। मैं झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से हूं, जहां पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। गिरिडीह जिला हो, धनबाद जिला हो या बोकारो जिला हो, प्रवासी मजदूर अधिकतर मुंबई, सूरत, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता बड़ी संख्या में जाते हैं। पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थी भी काफ़ी संख्या में इन जगहों पर जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन जगहों से जाने के लिए झारखंड से एक ही ट्रेन है, जिसमें यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए आपके माध्यम से रेल मंत्री से अनुरोध है कि पारसनाथ, गोमो, धनबाद से मुंबई, गुजरात, सूरत के लिए एक नई ट्रेन शुरू की जाए, जिसमें प्रवासी मजदूरों के साथ साथ पारसनाथ के तीर्थयात्री और व्यापार कर रहे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उसी तरह चेन्नई और बेंगलोर जाने के लिए भी एक ट्रेन झारखंड के लिए चलाई जाए, जिससे वहां पढ़ रहे झारखंड के विद्यार्थी और प्रवासी मजदूरों को राहत मिलेगी। और न्यू गिरिडीह स्टेशन से कलकत्ता जाने के लिए
कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। पहले आनंद विहार एक्सप्रेस में गिरिडीह के लिए स्लीपर कोच एवं वातानुकूलित कोच की व्यवस्था थी, जिसके कारण लोगों को पटना और कलकत्ता जाने में काफ़ी सुविधा होती थी। 2020 में पूर्व रेलवे द्वारा इस ट्रेन मार्ग को परिवर्तित कर इसे मधुपुर के बाद न्यू गिरिडीह कोडरमा गया होते चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास था, किंतु कोरोना काल में यह रेल सेवा बंद है। इसलिए माननीय मंत्री से अनुरोध है कि कोलकाता से पटना या न्यू गिरिडीह कोडरमा नए ट्रेन शुरू की जाए, जो न्यू गिरिडीह स्टेशन पर स्टॉपेज दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री वीके श्रीकंदन जी। Respected sir, the Anganwadi workers numbering over 61,000 are on strike in Kerala since last 10 days, demanding implementation of various demands as they are leading a miserable life with a meager amount of honorarium, which has not been hiked for the last 8 years, and excessive workload. They demand that the honorarium be enhanced to rupees 21,000 per month and they be declared as government employees in line with the Honorable Supreme Court's directives in this regard. Thus, Anganwadi workers have to meet the expenses of the Anganwadi centers out of the PT honorarium they are getting, and its disbursement is at the whims and fancies of the government officials. Sir, thus Anganwadi workers be given retirement benefit of rupees 5 lakh. Since it is a female exclusive segment, there is a need to ensure safety and security for them. Thus Anganwadi workers should be brought under ECIC and health insurance should also be provided to them. Sir, therefore I urge upon the government to consider all their demands since it is a central scheme with equal responsibilities of the state government. Thank you, sir. माननीय श्री दिनेश चंद्र यादव जी। सभापति महोदय, बिहार राज्य के पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र जो उस इलाके का सहरसा बहुत बड़ा शहर है और नगर निगम भी है, और बढ़ती आबादी और यातायात के चलते कोई ढाला बंद होता है तो पूरा जाम लग जाता है, लोगों को भारी परेशानी की समस्या से जूझना पड़ता है। दिनांक 13/3/2025 को अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार एवं सदस्य आधारभूत संरचना रेल मंत्रालय भारत सरकार के बीच संपन्न एक उच्च स्तरीय बैठक में रेलवे द्वारा बिहार के 64 आरओबी निर्माण की सहमति दी गई है, जिसमें उस इलाके से सहरसा से बैजनाथपुर रेलखंड के बीच संपार संख्या 103 सी सिमराहा ढाला, 104 बी पॉलिटेक्निक ढाला, 105 ए हटियागाछी ढाला एवं सहरसा पचकछिया रेलखंड के बीच संपार संख्या 32 ए थाना चौक ढाला, 34 सी शिवपुरी ढाला और बुधमा मुरलीगंज स्टेशन के बीच संपार संख्या 68 सी पर आरओबी का निर्माण सम्मिलित है। मैं माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूं कि उपर्युक्त सभी आरओबी का निर्माण की स्वीकृति जल्द दी जाए। साथ ही सहरसा बैजनाथपुर के बीच संपार संख्या 99 बी पर सफा ढाला पर भी आरओबी का निर्माण कराने की कृपा की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्रीमती डी.के. अरुणा जी। Honorable Speaker, sir, I would like to bring to your kind notice regarding the need to set up IIIT in Mahbubnagar district headquarters, which falls in my Mahbubnagar parliamentary constituency in Telangana state. As the House is well aware, IITs are institutions of national importance that offer specialized programs in IT and related fields, and the primary aims of IITs are to develop as the global centers of excellence in education, training and research, fostering innovation and entrepreneurship. Honorable Speaker, sir, studying at an IIT can significantly benefit students, especially from rural areas,
and help them to break the cycle of poverty and achieve social mobility and provide them access to quality education, career opportunities with the skills and knowledge to secure better jobs in the modern job market and improve their quality of life, and open to doors to a wide range of career opportunities at the international level also. In my constituency, there are a number of industries and a large number of people from other states are also working in these industries, but lack of IIIT is hindering the progress and to provide jobs to local people. Therefore, I request the Honorable Minister of Education through the Chair to kindly consider the proposal to set up IIIT in Mahabubnagar district headquarters, which falls in my constituency in Telangana state. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. Thank you, madam. Thank you. माननीय श्री संदीप नराव आसाराम भुमरे जी. छत्रपति संभाजीनगर कन्नड छत्रपति संभाजीनगर कन्नड चाळीसगाव धुळे नॅशनल हायवे क्रमांक 52 यावरती कन्नड ते चाळीसगाव पोर्शनमध्ये घाटात हायकोर्टाच्या सूचनेप्रमाणे हेवी ट्रॅफिक ही बंद केलेली आहे. त्यामुळे संभाजीनगर ते चाळीसगाव जाताना ही सर्व ट्रॅफिक नांदगाव मार्गे वळवण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, यामुळे कमीत कमी 120 किलोमीटर अंतर वाढत असून याचा सर्वसाधारण व्यापार वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. या ठिकाणी टनेल प्रपोज केलेला असून टनेलचं काम लवकरात लवकर व्हावे अशी मी आपल्याला विनंती करतो. तसेच नॅशनल हायवे 52 छत्रपती संभाजीनगर ते तेलवाडी या रस्त्याचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झालेले आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून रस्ते व परिवहन मंत्री महोदयांना विनंती करतो की ज्या ठेकेदाराच्या माध्यमातून हे निकृष्ट दर्जाचे काम करण्यात आलेले आहे त्या ठेकेदारावर त्वरित दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी आणि ह्या रस्त्यावरील आउटरम घाटामध्ये प्रलंबित असलेल्या बोगद्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे अशी विनंती करतो, जेणेकरून सदरील घाटात वाहतुकीच्या कोंडीचा प्रश्न दूर होईल. माननीय श्री कोडेकनल सुरेश जी. Thank you, Chairman, sir. Sir, in Kerala, Kottagara money laundering case is not just a highway robbery. It is a rupees 3.5 crore black money scandal directly linked to the election machinery. Sir, Kerala police investigation have unearthed a well-known organized Avala network funneling unaccounted cash from into Kerala. Shockingly, despite these findings, the Enforcement Directorate has deliberately restricted its probe, tuning a blind eye to the mastermind behind this operation. Sir, the Kerala police reporter revealed that this illegal money was transported ahead of the 2021 Assembly election and had direct links to the leaders. Sir, key accused individual have openly admitted to their association with yet instead of exposing the full extent of this financial crime, the ED has reduced the case to a minor black money transaction, conveniently ignoring the political connections and the larger conspiracy. Sir, this is selective investigation exposes to dangerous pattern of the ED acting as the BJP shield while relentlessly targeting opposition leaders. Sir, I'm coming. Sir, the ED has reduced the case. Sir, why the ED is refusing to track the sources of dust? Please sit down. He's speaking. Please sit down. Let him come through. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके
के माध्यम से सरकार का ध्यान एक गंभीर और उपेक्षित विभाग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो हमारे देश के खेल नीतियों, न्याय व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ वर्ष 1954 में स्थापित हुआ था और 1959 से लेकर 2021 तक भारत सरकार के मान्यता प्राप्त खेल महासंघ रहा। यह खेल आज भी स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों स्तर पर खेला जाता है और लाखों युवा इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि एक पारंपरिक और देसी खेल जिसे दशकों से सरकारी मान्यता प्राप्त थी, उसे अब अनावश्यक बहानेबाजी, नौकरशाही, अड़चने और नीति निर्माण की अस्पष्टता के कारण दरकिनार किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह सत्य है कि 2 एकल न्यायाधीशों ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया था बॉल बैडमिंटन संघ को मान्यता दी जाए और सरकार को उसकी प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना चाहिए। यह भी सत्य है कि न्यायिक आदेशों की चुनौती देने वाली अपीलों में से भी अदालत में दोहराया कि दोनों एकल न्यायाधीशों के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। सरकार ने 10 जुलाई 2024 को महासंघ से अतिरिक्त जानकारी मांगी, जो महासंघ द्वारा समय समय पर उपलब्ध करा दिया गया। इसके बावजूद अब तक मान्यता नवीनीकरण नहीं हुआ, न ही कोई स्पष्ट नीति बनाई गई। जबकि 2022 में टेनिस बॉल क्रिकेट, साइकिल पोलो, खो खो, टेनिस बॉल जैसे कई स्वदेशी खेलों की मान्यता दी गई। यह दोहरा मापदंड आखिर क्यों? क्या बॉल बैडमिंटन के साथ भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यह ग्रामीण भारतीय और गरीब वर्गों के बीच में लोकप्रिय है? मैं सरकार से मांग करता हूं, भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ की मान्यता को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। न्यायिक आदेशों का सम्मान करते हुए उचित प्रक्रिया से इसे राष्ट्रीय खेल नीति में पुनः शामिल किया जाए और भविष्य में पारंपरिक किसी प्रकार का भेदभाव न, इसके लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। श्री अनिल फिरोजिया जी, मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज मैं जो माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि भारतीय समाज में कई परिवारों की चिंता का कारण बन चुका है ये बिग बॉस शो, जो बढ़ती अश्लीलता और समाज पर उसके नकारात्मक प्रभाव। बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे भारतीय टेलीविजन पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जाता है और देश भर में इसके करोड़ों दर्शक हैं। शुरुआत में यह शो एक सामान्य रियलिटी शो की तरह था, लेकिन समय के साथ अश्लीलता, विवादों का स्तर बढ़ गया है, जो न कि केवल इसे देखने वाले दर्शकों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। इस शो का प्रमुख आकर्षण विवाद और प्रतियोगिता के बीच में अश्लीलता वार्तालाप। शो में अक्सर गाली गलौज, यौन शोषण की स्थिति और विवादित व्यवहार को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई बार प्रतियोगी के निजी जीवन की गंदगी को भी सार्वजनिक रूप से दिखाया जाता है, जिससे न केवल उसका अपमान होता है बल्कि अन्य लोगों को भी गलत दिशा में प्रेरित करता है। यह शो समाज में इस मानसिकता को बढ़ावा देता है कि अश्लीलता और विवादों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना और इसका मजाक उड़ाना सामान्य बात है। हमारे युवा और बच्चों को इस कार्यक्रम का बहुत गहरा असर हो रहा है। यह सिखाए गए विवादों और अश्लीलता से शो की टीआरपी बढ़ती है। अब सलमान खान, जो कि एक शो के होस्ट है, सलमान खान की लोकप्रियता और उनके व्यक्तित्व की वजह से इस शो की पहुंच बड़ी हो जाती है, लेकिन उनकी भूमिका और देश को लेकर उनका दृष्टिकोण अक्सर विवादों में गिरा रहता है। सलमान खान कभी कभी शो में विवादित और हंसी मजाक को बदल देते हैं, जो कि घटना को गंभीरता से लेने की बजाय हल्के तौर पर दिखाया जाता है। माननीय महोदय, सभापति महोदय, मैं आपसे ये मांग करता हूँ कि मान्यवर इस शो को और ऐसे कई शो जो टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है जिससे समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। अग्रवाल जी, माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं। कोल इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NMDC, इनकी सबकी खदानें पूरे देश भर में हैं, परंतु उन खदानों में खुदाई होने के बाद में उनको फिर से जो रिक्लेमेशन की भरण की कार्रवाई करना चाहिए वो नहीं की जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा ऐसी खदानें हैं जिन खदानों का रिक्लेमेशन नहीं होने के कारण वहां पर लगातार एक्सीडेंट हो रहा है और एक्सीडेंट होने के कारण जानवर और आदमी दोनों की
दोनों की मृत्यु हो रही है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, उन खदानों में गंदा पानी भर जाने के कारण वो पानी रिसाव होकर जो ट्यूबवेल में पीने का पानी जा रहा है वो भी पूरी तरह खराब हो रहा है और वहाँ पर पर्यावरण भी पूरी तरह खराब हो रहा है। जबकि नियम है, सुप्रीम कोर्ट के भी नियम है और खदान के नियम भी है कि जितनी भी खदानें हैं उन खदानों में खुदाई होने के बाद में उनकी भरण होना चाहिए और उनको रिक्रिमिनेट करके झाड़ लगा के राज्य सरकारों को वापस दी जाना चाहिए। मैं आपसे इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि इसके कारण अभी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बस उस खदान में गिर गई और 10 लोगों की मौत हो गई। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए पूरा शासन के उपक्रम इससे कमाते हैं, परंतु उसके बाद भी कोयला खदान, लोहा खदान, बॉक्साइट खदान, लिग्नाइट खदान और जितने हमारे लाइमस्टोन के खदान हैं उन खदानों को पुनर्भरण का काम किया नहीं जा रहा है। मैं आपसे इस बात का आग्रह करता हूं कि शासन निर्देश दे कि जितने शासकीय उपक्रमों की और प्राइवेट खदानें हैं उन खदानों में जहां पर कोयला का उत्खनन हो गया है, लोहे का उत्खनन हो गया है, जहां पर लाइमस्टोन का उत्खनन हो गया, उन खदानों को रिक्रिमाइंड करके पुनर्भरण करके फिर से उनको राज्य सरकार को सौंपा जाए, जिससे कि उन जमीनों का उपयोग ग्रामीणों के और उस क्षेत्र के लोगों के लिए किया जा सके। मैं आपसे इस बात का आग्रह करते हुए मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसको तत्काल संज्ञान में ले। लगभग तीसरी बार एक साल में मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं। अनंत नायक जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में उड़ीसा के केवंझर जिला में पर्यटन विकास की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केवंझर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है और इसमें लगभग 150 किलोमीटर दूर में 22 ऐसे नेचुरल स्पॉट है जो उसको डेवलपमेंट किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मां तारिणी टेम्पल जो जगन्नाथ महाप्रभु के पास सबसे ज्यादा श्रद्धालु जहां पर आते हैं और साथ में सीताबिंज जो रामायण युग का साथ इसका संबंध है और AIC अंडर में अभी भी है, भीमकुंड जो महाभारत का टाइम का साथ इसका संयोग है और इसके साथ साथ वहां पर पुराना मंदिर जो 1200 ख्रीष्टाब्द का मंदिर भी ऐसा ही है जो कुशलेश्वर महादेव, बराटीपुरा महादेव, मुर्गा महादेव, वो जहां बैतरणी नदी रिवर जहां निकला है गोनासिका, जहां उड़ीसा में गंगा नदी के पास पवित्र माना जाता है, वहां पर भी वो इसका है। इसके साथ साथ ये सानघागरा, गुंडीचा घागी, हांडीभंगा, बड़घागरा, खंडाधार, तेंटेनाड़, गिरिराबंद, कांजर जैसे 9 वाटरफॉल भी वहां पर है। इसके साथ साथ कुछ पिकनिक स्पॉट जो केसरीकुंड, दरगढ़सिया और डाबरचुआ ऐसे वहां पर पिकनिक स्पॉट भी है। मैं इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं वहां पर, लेकिन आज भी इसी क्षेत्र पर्याप्त तो बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो प्रचार अभाव का कारण से पर्यटन स्थल की सही विकास क्या नहीं हो पा रहा है। ये नहीं, यदि इस क्षेत्र के पर्यटन स्थल का सही विकास किया जाए तो केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था का सशक्त करेगा। धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने मुझे बहुत ही संवेदनशील विषय के ऊपर अपने विचार रखने का अवसर दिया। महोदय, हिमाचल प्रदेश जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज बड़े खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो आज जनसंख्या में पंजाब के बाद नशे के मामले में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। सैकड़ों युवा नशे के कारण, विशेष रूप चिट्टा के सेवन के कारण अपना जीवन गंवा चुके हैं। पहले नशा शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी पेठ जो है हो गई है। पिछले दिनों प्रदेश में 204 स्कूलों का जो है सर्वे किया गया, जिसमें देखा गया कि 9% जो बच्चे हैं वो इंजेक्शन लेते हैं और नशा मुक्ति केंद्रों में
35% जो बच्चे हैं वो चिट्टे का शिकार हैं। माननीय महोदय, नशे के काबू करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार इसका प्रचलन बढ़ रहा है और पिछले 2 महीने में मेरे संसदीय क्षेत्र शिमला में ही 473 मामले पकड़े गए हैं। अगर हम देखें तो आज नशा जो तस्कर हैं और लगातार अपने इस नशे के कारोबार को बढ़ोतरी कर रहे हैं, और हम देखें कि 2024 में जो एनडीपीएस के मामले, उसमें जो सजा मात्र 27% मामले में मिली और 73% मामले छूट गए। अर्थात नशा काबू करने में भी कहीं ना कहीं जो है प्रशासन भी असफल रहा है। पिछले दिनों 60 कर्मचारी जो है नशे में सम्मिलित पाए गए। हमें बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, हमारे कांग्रेस के भाइयां हल्ला भी कर रहे हैं। आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, नशा के ऊपर काबू पाने में सरकार निष्फल रही है। कानून व्यवस्था हो या नशा हो, इसमें सरकार ने जो है व्यापक कदम नहीं उठाए और बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है जब पुलिस विभाग के कर्मचारी, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, जल शक्ति विभाग के कर्मचारी और बहुत सारे दूसरे विभाग के कर्मचारी भी पकड़े जाते हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि हम कार्रवाई अगले 6 महीने में करेंगे, जो मैं समझता हूं बहुत ही चिंता का विषय है। नशे के कारण जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी आज बर्बाद हो रही है, मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कि नशा के ऊपर काबू पाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का जो है उसको लॉन्च किया गया है, और टोल फ्री नंबर 1933 को जो है मादक पदार्थों की जो जानकारी है उसके ऊपर देने के लिए इसको लागू किया गया है, और 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय श्री बजरंग मनोहर सोनवणे। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील मी एक खासदार आहे। माझ्या बीड जिल्ह्यामध्ये नियोजन समितीच्या माध्यमातून जो निधी वाटप होतो, त्या नियोजन समिती मार्फत मला माझ्या सूचनेप्रमाणे, माझ्या शिफारशीप्रमाणे माझ्या जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी साहेब असतील किंवा तिथले जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर परिषद जे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील, यांना सूचना करूनही माझ्या शिफारशीप्रमाणे 1 रुपयाही निधी मला दिलेला नाहीये। मागच्या काळामध्ये मी वेळोवेळी त्यांना विनंती केलेली आणि मागणी केलेली, तसेच दलित वस्ती सुधार विकास योजनेचा सुद्धा आदरणीय जिल्हाधिकारी साहेबांकडून 1 रुपया मिळत नाहीये। या नियोजन समितीची बैठक मी निवडून आल्याच्या नंतर 17/6/2024 रोजी झाली, त्याच्यानंतर डायरेक्ट फेब्रुवारीला झाली, पण 17/6/2024 ला जी बैठक झाली त्या बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य हे असतात जिल्हा परिषद म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून येणारे सदस्य, हे जिल्हा पंचायत म्हणजे जिल्हा परिषद किंवा नगर पंचायत मधून आलेले सदस्य हे नियोजन समितीचे सदस्य असतात। महाराष्ट्रामध्ये 3 वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होत नाहीत, त्याच्यामुळे जी समितीची गठन होत नाही, त्याच्यामुळे फक्त 2च माणसाला या जिल्हा नियोजन समितीचा अधिकार आहे, तो म्हणजे पालकमंत्री आणि दुसरे म्हणजे जिल्हाधिकारी, जे कलेक्टर यांनाच आहे। कलेक्टर हे सदस्य सचिव आहेत। माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी एमपीच्या मेंबर ऑफ पार्लमेंटच्या सूचनेच्या केराची टोपली दाखवली, आतापर्यंत 1 रुपयाही मला दिलेला नाहीये। माननीय माझी मागणी महोदय एकच आहे की माननीय जिल्हाधिकारी महोदय, नगर पंचायत सीओ, नगर परिषद सीओ, जिल्हा परिषद सीओ यांच्यावर काय कारवाई केली जाईल आणि माझा जो यावर्षीचा निधी आहे तो पुढच्या वर्षी मला दिला जाईल का आणि देण्यात यावा याची शिफारस आपण करावी। धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यों, पिछले कुछ दिनों में शून्यकाल नहीं हो पाया था। अभी मैं केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दूंगा जिनका नाम उन्हें माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दूंगा जिनका नाम उन सूचियों में आया था। कृपया 1-1 मिनट में अपनी बात रखें। श्री CN अन्नादुराई जी। श्री CN अन्नादुराई जी, आप बोलिए। श्री CN अन्नादुराई जी, आपका माइक लीजिए।
श्री अन्नादुराज माइक. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு வணக்கம். இந்த வார தொடக்கத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு சம்பளம் உயர்த்தப்பட்ட செய்தி அறிவிப்பாக வெளிவந்திருக்கின்றது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய சம்பளத்தை உயர்த்துவதை விட ஏழை எளிய மக்களுக்காக வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த நரேகா திட்டத்தில் 100 நாள் வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தில் உடனடியாக நிதியை விடுவிக்க வேண்டும். குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிற்கு கடந்த 4 மாதங்களாக 4000 கோடி ரூபாய் அந்த நரேகா திட்டத்தில் நிலுவையில் இருக்கின்றது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு சம்பளத்தை உயர்த்துவதை விட மக்கள் நல திட்டங்களுக்கு உடனடியாக நிதியை விடுவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சம்பளத்தை நிறுத்திவிட்டு கூட நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினருடைய தொகுதி மேம்பாட்டு நிதிக்கு கூடுதலாக தொகையை வழங்கினால் தொகுதி வளர்ச்சிக்கும் மக்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் அது உறுதுணையாக இருக்கும். எனவே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சம்பளத்தை விட நாட்டு நலன் முக்கியமாக கருதி உடனடியாக நிலுவையில் இருக்கின்ற தொகையை விடுவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत. धन्यवाद अध्यक्ष जी. मैं आज इस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है. यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है. यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है. इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है. इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है. सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है. कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं. ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिली भगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है. यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे. मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए. रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए. ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए. इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी. धन्यवाद. धन्यवाद सभापति महोदय. मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के थावे में स्थित रेलवे जंक्शन जो NER बनारसी डिवीजन के अंतर्गत आता है और इस डिवीजन के अंतर्गत बिहार में केवल छपरा जंक्शन पर पिट लाइन और यार्ड की व्यवस्था है महोदय, जिसके चलते हमारे थावे जंक्शन से लंबी दूरी की ट्रेन नहीं मिल पाती है. जबकि हमारे बगल के ही प्रदेश में 60 से 70 किलोमीटर की ही दूरी पर पिट और यार्ड की व्यवस्था की गई है. थावे में महोदय कमर्शियल फिजिबिलिटी और यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है. यहाँ सरप्लस भूमि भी है तथा थावे जंक्शन अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल है और थावे जंक्शन को पूर्व में 2004 से 9 के पीरियड में मंडल घोषित किया गया था एवं वहाँ OSD की भी व्यवस्था की गई थी महोदय, लेकिन बाद में बंद कर दी गई. अतः आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि थावे को पीट और यार्ड की व्यवस्था दी जाए और वहां से लंबी दूरी की ट्रेन चालू की जाए ताकि हमारी जनता को वहां से सुविधा मिल सके. धन्यवाद. धन्यवाद. डॉक्टर शिवाजी कलगे. थैंक यू अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्र राज्य में पत्र संस्थाओं के अनियंत्रित कामकाज के कारण कई जिलों की पत्र संस्थाओं में करोड़ों रुपए के घोटाले प्रकाश में आ रहे हैं. इसके माध्यम से मध्यम वर्ग के हजारों निवेशकों को
अपनी पूंजी से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई इन पत्र संस्थाओं में निवेश की थी और अब इन्हें इन पत्र संस्थाओं में निवेश किए गए पैसे वापस मिलने की संभावना कम हुई है। महोदय, इस समस्या का कोई स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। इन पत्र संस्थाओं में कामकाज को नियंत्रित करने और आम निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे पत्र संस्थाओं के कामकाज पर एक कार्यदायी संस्था गठित कर ऐसी पत्र संस्थाओं को अधिक नियंत्रण में रखने। एक सेकंड, मेरा रिक्वेस्ट यह है कि चेंबर में फोटो ना लीजिए। प्लीज डू नॉट टेक फोटोग्राफ्स और वीडियोस इनसाइड द चेंबर, प्लीज। महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे पत्र संस्थाओं के कामकाज पर एक कार्यदायी संस्था गठित कर ऐसी पत्र संस्थाओं को अधिक नियंत्रण में रखने, इनके लेन देन का नियमित ऑडिट कराने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए। साथ ही पत्र संस्थाओं में घोटाले करने वालों की पहचान करने, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने और जमाकर्ताओं को उनके पैसे एक समय सीमा के अंदर वापस दिए जाने के लिए ठोस कदम उठाए। धन्यवाद। डॉक्टर श्रीमती मंजू शर्मा जी। डॉक्टर श्रीमती मंजू शर्मा जी, आप बताइए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। वर्ष 2023 में चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय एथलीटों और उनके कोचों की मेहनत एवं समर्पण भारत सरकार के प्रोत्साहन का ही प्रमाण है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और खेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिछले ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों ने बेहतर प्रदर्शन किया, परंतु हमारे दल में राजस्थान से मात्र 2 एथलीटों का चयन हुआ था। महोदय, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बाद भी राजस्थान में वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं है, जबकि हाल ही वर्षों में एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, निशानेबाजी, तीरंदाजी आदि खेलों में राज्य के कई खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियन गेम्स का तथा कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का नाम रोशन किया है। राजस्थान में एक भी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं होने के कारण प्रतिभावान खिलाड़ियों को सर्वोच्च श्रेणी का प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा। क्लाइमेट कंडीशन भी खिलाड़ियों के अनुकूल है। अतः यदि जयपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलता है तो इससे देश के सिर्फ राजस्थान ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्यों के खिलाड़ियों को भी लाभ मिलेगा। महोदय से निवेदन। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय 28 खीरी लोकसभा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तहसीलों में हरिजन कल्याण विभाग गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट पुनर्वास द्वारा विस्थापित बंगालियों, हरिजनों और जनजातियों से संबंधित किसानों को भूमदरी अधिकार दिलाने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। 28 खीरी लोकसभा की तहसील पलिया में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट में आवंटित कर 12 कॉलोनियां बसाई गई थीं। गोविंद नगर, भानपुरी, कमलापुरी, कृष्णा नगर, बसही, रानी नगर, मुरारखेड़ा, सुमेर नगर, इब्राहिमपुर, विचित्र नगर, विशेनपुरी, गिरधरपुर कॉलोनी। हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा तहसील गोला में कुशमौरी कॉलोनी, भटपुरवा कॉलोनी, तहसील मोहम्मदी की साहबगंज कॉलोनी, तहसील लखीमपुर में नकाह पिपरी कॉलोनी, पुनर्वास विभाग द्वारा विस्थापित बंगाली शरणार्थियों को आवंटित भूमि तथा पलिया व निघासन तहसील में थारू जनजाति को भूमि आवंटित की गई थी। जिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश में इनको भूमि का अधिकार दिलाने की कृपा करें। माननीय श्री राजू बिष्ट, 1 मिनट, आप 1 मिनट में रखिए। धन्यवाद सर। नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, उत्तर दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर और मालदा, ये 8 जिलों की जनसंख्या करीब 8 करोड़ है और डेवलपमेंट की दृष्टि से कहें या विशेष करके स्वास्थ्य की सुविधा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और ज्यादातर हमारी जनता चाय बागान पे काम करती है या कृषि के ऊपर में उनका जीवन जो है चलता है और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अच्छी स्थिति नॉर्थ बंगाल की नहीं रही
और जहां तक प्राइवेट अस्पताल की बात करें, वहां पे हमारी जनता को जाकर के अपना इलाज कराना ये संभव नहीं हो पाता। और जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार की सरकारी जो अस्पताल है उसकी सुविधा इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ डॉक्टर स्टाफ का अभाव रहता है और एक बेसिक जो इक्विपमेंट होने चाहिए खास करके नॉर्थ बंगाल में उपलब्ध नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो अस्पताल है उसकी स्थिति तो और भी खराब है। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार से मांग करता हूँ कि नॉर्थ बंगाल के लिए ये 3 करोड़ जनता के लिए जो है एक I rise today to draw attention to a long-standing and pressing issue that affects millions of people in the state of Assam, particularly the Adivasi or Tea tribes, along with the Sutia, Kuzasbanki, Motok, Moran, and Tai Ahum communities. Sir, the demand for scheduled tribes status for these communities is not new. It has been consistently raised by various social organizations, intellectual, political leaders, and representatives from these communities. In 2014, BJP declared that after coming to power, within 100 days, they would declare all these communities as tribal communities in the state of Assam. It has been a decade, but no promise has been fulfilled like other jumlas. Yet, the government has not taken concrete steps to address this demand. I declare all these communities as tribal communities in the state of Assam, sir. Thank you. Thank you. माननीय श्री गौतम नागेश जी। अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र आदिलाबाद तेलंगाना में हवाई अड्डे का स्वीकृत के लिए है। अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र आदिलाबाद में बहुत वर्षों से ये मांग है। अध्यक्ष जी, हाल ही में ही मंत्री महोदय ने एक बयान में भी कहा कि आदिलाबाद इज ए स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए ये हवाई अड्डा बहुत अवश्य है, ये बयान में बताया अध्यक्ष जी। और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी राज्य सरकार को एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पूछा, लेकिन अब तक हमारे राज्य तेलंगाना से फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी नहीं आई। अध्यक्ष जी, मैं ये आपके थ्रू मैं मंत्री महोदय से मैं रिक्वेस्ट करता हूं अध्यक्ष जी, तुरंत ही हमारा राज्य सरकार से तेलंगाना से फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगवाकर जल्दी से जल्दी हमारा आदिलाबाद में हवाई अड्डे का स्वीकृति दे। थैंक यू अध्यक्ष जी। माननीय श्री कल्याण बनर्जी जी। Sir, unaccountable money has been recovered from one of the judge of the Delhi High Court. This is not only the last one instance. The factum of recovery money from the High Court judge is really eroding the confidence on judiciary. Sir, judges are also public servants like us. Why any investigation will not commence if a complaint of corruption is made against a judge, irrespective of the fact that the Chief Justice of India grants permission or not? Whether it will be commenced, if a corruption is there, whether it will be commenced only recovery of the money, these types of instance. Sir, why the Lokpal will not be allowed to carry on an investigation if a complaint is comes against a judge who is a public servant like us? Sir, now by transferring a judge, here a charge has been transferred from this judge, transferred from Delhi High Court to Allahabad High Court. This will not resolve the problem. Any High Court, I share the sentiment of the lawyers of the Delhi High Court, Allahabad High Court. These High Courts, Allahabad High Court, Calcutta High Court, like these courts cannot be the dumping ground, my lord, sir. Cannot be the dumping ground. All corrupted judges, all complaints are there. They are being transferred to Calcutta High Court or in the Allahabad High Court. This should not be made a dumping ground. माननीय श्री मनीष तिवारी जी। Thank you, Mr. Chairperson, sir. Mr. Chairperson, sir, I would just like to continue from where my honorable colleague, Mr. Kalyan Banerjee, left off. The reports about alleged aberrations in the judiciary have disturbed
the conscience of all right-thinking citizens across the country. However, it is too premature to apportion guilt or otherwise. However, Mr. Chairperson, this House, Parliament, is charged with the responsibility of exercising superintendence over the judiciary. It is charged with the responsibility of exercising oversight over the judiciary. The Chief Justice of India has appointed an in-house inquiry. I think we should respect the process. We should wait for that report. But in the meanwhile, the Law Minister should come to this House, and the Law Minister must relate the chronology of events as they have transpired. Nobody is saying that anyone is innocent or guilty. Nobody is trying to apportion guilt. Let the in-house inquiry process play itself out. But under articles of the Constitution and the Judges Inquiry Act, this Parliament has the responsibility of exercising that superintendence, and we are abdicating our responsibility. My demand is, let the Law Minister come before the House and make a vanilla statement as to what is the sequence of events, what actually transpired, what does the government know, why is the government not making a statement before this? दिनेश चंद्र यादव जी. अध्यक्ष महोदय, मी अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर बोलण्यास उभा आहे. महाराष्ट्र एक प्रगत राज्य म्हणून आपण पाहतो, परंतु अद्यापपर्यंत महाराष्ट्रात एकही केंद्रीय विद्यापीठ नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी बाहेरच्या राज्यात जावे लागते. तरी मी आपणास विनंती करतो की हेलो, एक सेकंड जी, आप दिनेश चंद्र यादव जी है? वो सामने बैठे हुए हैं, नाम हम बुलाए हैं दिनेश चंद्र यादव जी का, आप क्यों खड़े हो गए? माननीय दिनेश चंद्र यादव जी, माननीय दिनेश चंद्र यादव जी, आप बोलिए, आप बोलिए. मैं पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत जो हम लोग का क्षेत्र है, वहाँ रेल यात्री की संख्या काफ़ी अधिक है और लोगों को भारी दिक्कत होती है बाहर आने जाने में. इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि पटना से पूर्णिया तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए, जो सहरसा और मधेपुरा होके गुजरेगी तो उस इलाके के लोगों को भी इस अच्छी ट्रेन की सुविधा मिल सकेगी. धन्यवाद. धन्यवाद सर. माननीय श्री गुरमीत सिंह मीत जी. धन्यवाद सभापति जी, मैं सदन का ध्यान एक ऐसे गांव की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसके बारे में जानकर आप सबको आश्चर्य होगा. अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं. सभापति जी, जलंधर के पास एक संसारपुर नाम का गांव है. एक ही गांव के 14 ओलंपियन हैं और 7 ओलंपिक में मेडल हैं, जिनमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज. इतना ही नहीं, 1975 में भारत ने जो विश्व कप जीता हॉकी का, उसका भी कैप्टन अजीतपाल सिंह वहीं का था. और सारे के सारे ओलंपियन एक ही गली में रहने वाले और एक ही गोत्र के हैं, कुलार के. लेकिन 1976 के बाद उस गांव में से एक भी ओलंपियन नहीं मिला और एक भी मेडल नहीं. उसका कारण है कि वो गांव बिल्कुल जलंधर एरिया का जो कैंट का एरिया है उसके बगल में है. उस गांव के पास ना तो अपनी पंचायत की जमीन है और ना ही ग्राउंड. वो सारे के सारे बच्चे आर्मी एरिया के ग्राउंड में खेलते थे, वहां से खेल के ओलंपिक तक पहुंच गए. लेकिन 1976 के बाद हॉकी चली गई एस्ट्रो टर्फ पर और ग्राउंड वही ग्रास का रह गया. सर, एक मिनट, बहुत जरूरी है. और मतलब कि 50 साल हो गए, ना तो आर्मी से एनओसी मिला और ना ही आर्मी ने वहां एस्ट्रो टर्फ लगाने की अनुमति दी. सो मेरा सरकार से आग्रह है कि जिस ग्राउंड ने हमें 14 ओलंपियन दिए, 7 ओलंपिक के मेडल दिए, क्या हम वहां एक एस्ट्रो टर्फ नहीं दे सकते? सो मेरा गृह मंत्री जी से भी और खेल मंत्री जी से भी और अनुराग जी से भी आग्रह है कि वहां कृपया एस्ट्रो टर्फ लगाई जाए ताकि एक बार फिर से हम वहां ओलंपियन पैदा कर सकें. माननीय श्री जितेंद्र दोहरे जी, माननीय श्री जितेंद्र जी, आप बोलना चाहते हैं? ठीक है, प्लीज. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय. एक सेकंड, मंत्री जी बोलना चाहते हैं. एक सेकंड. अन्य सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है. संसारपुर टेरेस का बहुत अच्छे खिलाड़ी हॉकी के वहां से आते रहे. उसके पास ही जहां पे बीएसएफ का सेंटर है जलंधर कैंट में,
वहाँ पे मोदी सरकार ने 7.5 करोड़ रुपया खर्च करके एस्ट्रोटर्फ लगा दी है। और मेरा अनुरोध ये रहेगा कि बीएसएफ वालों से हम बात भी कर लेंगे ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को वहाँ खेलने का अवसर भी दें। और माननीय मंत्री जी से हम भी आग्रह करेंगे कि और भी सेंटर बन सके तो जमीन अगर सरकार उपलब्ध करवाए तो करवाए। धन्यवाद। माननीय श्री जितेंद्र दोहरे जी। नहीं प्लीज। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। बोलिए। हमारे इटावा लोकसभा क्षेत्र में गैल अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित है, जहां पर भू स्थापित लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। जब वो गैल अथॉरिटी स्थापित हुई थी उस टाइम ये किसानों से वादा किया गया था कि हम हर घर परिवार के लोगों को एक रोजगार देंगे, लेकिन वहां के अधिकारियों ने वहां नए नए बाहर के ठेकेदार बुला करके उन्होंने अपने चहेते लोगों को वहां पर रोजगार देने का काम किया। मैं माननीय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए। और वहां पर इतना ही नहीं, वहां के अधिकारी लोग अपने तरीके से रिश्वत लेकर के एक व्यक्तिगत एक गांव में 5 करोड़ से ऊपर CSR के द्वारा रुपया लगाया गया, जिसकी जांच हम करवाना चाहते हैं माननीय जी। और मैं आपसे यही मांग करता हूं कि वहां के सभी भू स्थापित लोगों को रोजगार देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद। माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी। ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। त्रिपुरा छोटा स्टेट है और कमजोर है, केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। वहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, प्राइमरी सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कम है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं तो त्रिपुरा में एक IIM व IIT ऐसे जो संस्थान है वह प्रतिष्ठित करने का काम करे, जिससे आसपास के स्टेट से भी आके विद्यार्थी पढ़ सकता है। और त्रिपुरा में भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जब होता है स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के है, इसको आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने का उपाय एकमात्र एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कि त्रिपुरा का लिटरेसी रेट भी लगभग 98% है। तो मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करूंगा, जो भारत सरकार जो मैंने अभी विषय रखा है IIM और IIT, इनमें से कोई भी एक त्रिपुरा को देने का धन्यवाद। माननीय श्री चंद्रशेखर जी। मिल गया ना। धन्यवाद सभापति जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। भारतवर्ष में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें ICAR राज्य विश्वविद्यालय एवं NGO शामिल है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 11,000 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्य, प्रदर्शन, प्रशिक्षण, समसामयिक कृषि सलाह, मौसम संबंधी सूचना, उन्नत कृषि तकनीक, कौशल विकास प्रशिक्षण, मैदानिक सलाह, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि और कृषकों के बीच बांध का कार्य करते हैं, जो नई नई तकनीकों और कृषकों तक सीधा पहुंचाते हैं और उनकी आय दुगना करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा कृषि विश्वविद्यालय का कृषि से संबंधित समस्त कार्य करता है, जिसमें राज्य के कृषक कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिनमें बहुत से प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार, सम्मान में धनराशि नवाजा गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषकों को राज्य एवं केंद्र स्तर पर सम्मान प्राप्त हो चुका है। कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारी और कर्मचारी को समय पर वेतन प्राप्त न होने की स्थिति में वो अपना कार्य 100% नहीं कर पा रहे हैं, जिसका सीधा असर किसानों तथा कृषि उत्पादन पर पड़ेगा। कृषि विज्ञान केंद्र के समस्त अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। महोदय, इस प्रकार वेतन प्राप्ति में विलंब से अधिकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है तथा उनके ऊपर आश्रित परिवार सदस्यों का जीवन यापन संकट की स्थिति में है। इस परिस्थिति के कारण कृषि विज्ञान केंद्रों में खत्म कर सर इंपोर्टेंट मांगे कार्य कर रहे वैज्ञानिक एवं अधिकारियों कर्मचारियों को शारीरिक व मानसिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। अतः मेरी मांग है कि कृषि विज्ञानिक केंद्रों हेतु पूर्व की भांति तत्काल वेतन प्रदान करवाने का कष्ट करे और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्य समस्त पर क्षेत्र प्रबंधकों को वैज्ञानिकों का दर्जा देते हुए विषय वस्तु विशेषज्ञ की भांति समस्त
वेतनमान में भत्ते भी प्रदान किए जाएं। पिछले 6 महीने से अधूरा वेतन, पेंशन, एनपीएस विश्वविद्यालय क्षेत्र चिकित्सा भत्ता नहीं दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय श्री बलवंत वानखेड़े जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सीसीआयने जेमतेम 2 महिन्यापासूनच कापसाची खरेदी सुरू केली होती आणि पुन्हा 15 मार्च पासून नोंदणी बंद केली आहे। सीसीआय नेहमीच या ना त्या कारणानं कापसाची खरेदीमध्ये खंड पाळत आहे। खानदेश आणि मराठवाड्यात तर संपूर्ण कापसाची खरेदी बंद केली आहे अध्यक्ष महोदय। विदर्भात मात्र संत गतीने सुरू आहे आणि स्टॉक फुल झाला। या ना त्या कारणानं नेहमी सातत्यानं बंद पाडलेली आहे खरेदी। अध्यक्ष महोदय, अगोदर उशिरा सुरू झालेली खरेदी त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाहेर कमी भावात कापूस विकलेला आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचं फार मोठं नुकसान झालं आहे अध्यक्ष महोदय। उत्पन्नात सुद्धा घट निर्माण झाली आहे। अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं माझी एकच मागणी आहे की वेगवेगळे ग्रेडेशन न करता महत्त्वाचा विषय शेतकऱ्यांचा विषय अध्यक्ष महोदय, सरसकट हमी भावाने कापूस खरेदी करावी। नोंदणीची तारीख जी आहे ते 15 मार्च केली आहे ते वाढवून देण्यात यावी, कारण शेतकऱ्यांच्या घरात अजूनही माननीय श्री रमेश अवस्थी जी। रमेश अवस्थी जी, आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे कानपुर के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानपुर एक औद्योगिक शहर है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है। कानपुर की आबादी आज लगभग 60 लाख से अधिक है। कानपुर अंग्रेजों के जमाने में मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। कानपुर देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था, लेकिन कानपुर की मिलें बंद हो चुकी हैं। लगभग 1 दर्जन मिलें BIC और NTC की मिलें हैं जो खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानपुर के बीचों बीच मिलों के खंडहर कानपुर वासियों को चिढ़ा रहे हैं। ये कानपुर के लिए, कानपुर के माथे पर कलंक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि कानपुर की सभी बंद मिलें चालू कराई जाए जो चालू हो सकती हैं, और जो चालू नहीं हो सकती हैं उनमें IT हब या ऐसी कोई रोजगार की कुछ स्कीम दी जाए ताकि कानपुर के लोगों को रोजगार मिल सके। अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उन मिलों को चालू किया जाए, साथ में लाल इमली के कर्मचारियों को जो वेतन बकाया है उसको भी भुगतान कराया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak in 0 hour. Sir, Sabir Malik, a young boy of Bashanti under my parliamentary constituency, Jayanagar, went to Haryana, Dadri Chorki district in search of job as a migrant labor. He was brutally killed by some local Hindutvadi activist who falsely blamed him of having consumed beef. Sir, ना दोषी को कोई साजा मिला, हरियाणा गवर्नमेंट से ना कोई उनका मदद मिला, ना ठेकेदार ने उनका कुछ पैसा दिया। सर, सबीर मल्लिक का बॉडी ले जाने के लिए पश्चिम बंगाल में 70,000 रुपया वो परिवार को खर्च करना पड़ा वहां से एम्बुलेंस को देने के लिए। सर, आर मुस्लिम नॉट द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री? Is this एक भारत श्रेष्ठ भारत अमृतमय भारत? सर, मैं सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री से एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से दरखास्त करना चाहती हूँ सर। माननीय श्री प्रवीण पटेल जी, मुआवजा देना चाहिए। आप बोलिए जी, प्रवीण पटेल जी आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मान्यवर, मुझे गर्व है कि मैं इलाहाबाद जिले से आता हूं, प्रयागराज से, और हमारे निर्वाचन क्षेत्र में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थित है, इसका भी हम लोगों को बड़ा गर्व है। निश्चित रूप से बड़ी निराशा हुई इसलिए कि अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति के घर में जो पैसा और रुपए जलाने की बात आई है, खबरें आई थी, और उसके बाद माननीय जज साहब को
इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया, जिसको लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन से लेके सारे अधिवक्ता और केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि 20 जनपदों के कोर्ट के अधिवक्ता आज आंदोलित हैं। माननीय, आपके माध्यम से जरूर हम इस बात को कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका हमारे संविधान का एक ऐसा स्तंभ है जिसके प्रति लोगों का एक बड़ा अटूट विश्वास है। निश्चित रूप से ऐसा विश्वास जब टूटता है तो लोगों के अंदर एक निराशा पैदा होती है। मान्यवर, आपके माध्यम से जरूर हम इस बात को कहना चाहते हैं। माननीय श्री उमेदी राम बेनीवाल जी, माननीय श्री उमेदी राम बेनीवाल जी। बेनीवाल जी बताइए, बोलिए आप। आपने मेरे संसदीय क्षेत्र के विशेष मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र की पाकिस्तान से लगी हुई सीमा की तारबंदी 1992 में हुई थी। 0 पॉइंट और तारबंदी के बीच में किसानों के खेत आए हुए हैं और राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर के 1050 किलोमीटर की सीमा के अंदर किसान काफी प्रभावित हुए हैं। 0 पॉइंट से तारबंदी के बीच में किसानों को न तो मुआवजा दिया गया जमीन का और न ही खेती करने की परमिशन दी गई। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, या तो किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए या उनको खेती करने की परमिशन दी जाए, जैसे कि पंजाब के अंदर किसानों को 0 पॉइंट और तारबंदी के बीच में खेती करने की अनुमति दी गई है, वैसे ही मेरे किसानों को परमिशन दी जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद जी। माननीय श्री कौशलेंद्र कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दनियामा बिहार शरीफ रेल खंड पर कुकरिया गांव में अंडरपास अथवा ओवरब्रिज का निर्माण अति आवश्यक है। सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री जी, राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं विकास के लिए। तो मेरे संसदीय क्षेत्र में कुकरिया एक गांव है जहां पर आवागमन दनियामा बिहार शरीफ रेलखंड चालू है। वहां पर आवागमन काफी, वहां पर स्कूल है, उच्च विद्यालय, बमपुर, निकटतम जितने भी गांव है वहां पर आवागमन कुछ भी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, माननीय रेल राज्य मंत्री जी बैठे हैं, कि दनियामा बिहार शरीफ रेलखंड पर कुकरिया गांव में अंडरपास की सुविधा दे दिया जाए या ओवर ब्रिज बना दिया जाए, जिससे वहां पर आने जाने वालों की सुविधा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री मन्नालाल रावत जी। धन्यवाद सभापति जी। महोदय, स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1908 से 1913 के बीच में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर मानगढ़ धाम आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में भील भक्तों ने वैदिक हवन यज्ञ, महादेव की भक्ति, गुरु भक्ति पूर्णिमा का मेला और भगवा ध्वज लेकर आंदोलन किया सामाजिक समरसता के आधार पर। लेकिन महोदय, यहाँ जो गीत गाए गए उसमें भारत को जम्बूखंड और दिल्ली में मेरी कलम है, ऐसा एक प्रतीकात्मक उसमें गीत भी गाया। ऐसा लगता है उसमें इकोसिस्टम जो औपनिवेशिक सत्ता का था उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा एक आंदोलन था। मेरा निवेदन यह है, यहाँ जो आदिवासी सनातनी भक्त हुए हैं उनकी शहादत की जो गाथा है वो पूरे विश्व के सामने आ नहीं पाई है। मेरा आग्रह यह रहेगा कि भारत की दृष्टि से जो स्वाधीनता का जो भाव है उसको लेकर लेखन हो, उस गाथा का प्रकाशन हो, यहाँ तक कि वेब सीरीज भी बनाई जा सकती है और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया जा सकता है। जैसा कि अल्लूरी राजू और कोमराम भील के आधार पर एक फिल्म आर आई थी, उसी तरीके से एक इसमें बड़ा काम हो सकता है, ऐसा आग्रह। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद। माननीय श्री राजमोहन उन्नीथन जी। Speaker sir, Dr. Siddhartha Mukherjee in his book The Ember of Our Melodies, a biography of cancer, wrote, "Cancer is an expansion disease. It invades through tissues, setups, colonize in hostile landscape, seeking sanctuary in one organ and then migrating to another. The disease devastates not only the patient but his family and finance as well. The financial toxicity of cancer care in India is a matter of grave national concern. Every year, millions of Indians are pushed into poverty while battling cancer. Precision medicine
immunotherapy and targeted treatments remain out of reach for low and middle income families. A genomic test can save a patient, but most of them cannot afford it. Sir, public insurance schemes, including Ayushman Bharat, cover only inpatient costs for cancer treatment, leaving diagnostic tests, outpatient care and post-treatment expenses to be paid out of pocket. Many affected families sell their all assets except saving, yet survival remains uncertain. Hence, I urge upon the government to introduce a universal cancer insurance scheme covering full treatment and non-medical costs. Sir, cancer must not be a death sentence for the poor. Thank you very much. थैंक यू। माननीय श्री जनार्दन सिग्रीवाल जी। सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज बिहार उत्तर बिहार का एक प्रमुख लोकसभा क्षेत्र है। हमारे संसदीय क्षेत्र सहित इसके आसपास के कई संसदीय क्षेत्रों की जनता का जीविका का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है। ऐसे में स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों में अपने बच्चों को पशु चिकित्सा संबंधी उच्च शिक्षा दिलवाने की आकांक्षा होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय खुलवाया जाए। वैसे भी बिहार राज्य में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की कमी है। इस परिस्थिति में मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हो जाने से हमारे संसदीय क्षेत्र उत्तर बिहार के अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को पशु चिकित्सा संबंधी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य बनाने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही पशुधन आबादी वाले बड़े क्षेत्र में पशुओं पक्षियों के स्वास्थ्य का भी देखभाल होगा। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जनहित में मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय खुलवाने की कृपा की जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद। माननीय श्री रामदेव किरसान जी। सर, मेरे गढ़चिरौली चिमूर संसदीय क्षेत्र में और गढ़चिरौली जिले में एक मार्कंडेश्वर देवस्थान है। ये मार्कंडा देवस्थान का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 10 साल पहले हाथ में लिया था, लेकिन अभी तक पूरा हुआ नहीं। बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। तो ये काम पूरा हो, जल्द से जल्द पूरा हो। श्रद्धालुओं की भावना को देखते हुए ये काम जल्द से जल्द पूरा हो, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिए जाए कि ये काम जल्द से जल्द पूरा करे। धन्यवाद। चन्नी जी। माननीय चेयरमैन साहब, आपका धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान पंजाब में चमड़े के कारोबार और लेदर इंडस्ट्री जितनी है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। पंजाब में खासतौर जलंधर में बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो चमड़े का कारोबार करती है, जो स्पोर्ट्स का काम करते हैं, जैसे फुटबॉल बनती है चमड़े से बनती है, ऐसे ये बैठने लग गई। लगभग प्लेन वहाँ से बाहर निकल रही है क्योंकि चमड़े का जो कारोबार है वो पंजाब में बंद हो गया। जितनी हड्डा रोड़ियाँ थी सारी बंद हो गई हैं और कोई भी एनिमल मरता है उसकी साम संभाल के लिए कोई हड्डा रोड़ी नहीं है, सब बंद कर दी। और जलंधर में जितना चमड़े का कारोबार है सब बंद होने पे आ गया है। जो बाहरले देशों से चमड़ा आता है उस पे आयात है जो वो बहुत कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे जो चमड़ा का काम करने वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। बाहर से सस्ता आकर हमारा जो चमड़ा है वो बहुत इतना महंगा हो गया है और चमड़े की उपलब्धि नहीं है। और चमड़े जो पशु मरते हैं उनका भी कोई किसी को ठेका नहीं दिया जाता, कोई हड्डा रोड़ी का इंतजाम नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि पंजाब में मर रही जो चमड़ा इंडस्ट्री है उसको संभाला जाए। धन्यवाद। माननीय श्री शिरोमणि वर्मा जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और बलरामपुर जिले सहित पूरे उत्तर प्रदेश में एवं देश में आज छुट्टा जानवरों की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। छुट्टा जानवरों की वजह से किसानों
और आम जनमानस को काफ़ी परेशानी हो रही है। किसानों के खेतों में तैयार खड़ी फसलों को ये आवारा पशु नष्ट कर देते हैं और किसानों को इसका कोई मुआवजा तक नहीं मिलता है। किसान दिन रात खेतों में रहकर अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहे हैं। इन आवारा पशु नीलगाय पशुओं को अचानक सड़कों पर आ जाते हैं। इनके कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिनमें कई की जानें तक चली जाती हैं। कई मोहल्लों, कस्बों, बाजारों और शहरों में इन आवारा पशुओं के जमावड़ा रहता है, जिसके कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही राहगीरों पर इनके द्वारा हमले का खतरा भी बना रहता है। अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार से मेरी मांग है कि छुट्टा जानवरों को रोकने और उनके आवास के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला का निर्माण कराया जाए और इन गौशाला में खाने के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था के साथ साथ उनकी देखभाल के लिए अन्य सभी जरूरतों का भी उचित प्रबंध किया जाए, जिससे किसानों की फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके और इनके कारण आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। धन्यवाद। सुश्री रानी श्री कुमारी जी। Thank you, Chairperson, sir, for giving me this opportunity. Sir, I seek to raise an urgent matter concerning the agriculture sector in my Tenkasi constituency, which requires immediate intervention from the government. Tenkasi is a major producer of lemon, mango, bananas and coconut, yet farmers face severe post-harvest losses due to the lack of modern storage and food processing facilities. This has led to distressed sales, reduced income for farmers and missed opportunities for value addition. The Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana under the Ministry of Food Processing Industries provides financial assistance for setting up food processing clusters to support infrastructure development, processing units, cold storage and logistics. However, Tenkasi has not been included in the scheme despite its agricultural potential. A dedicated food processing cluster in Tenkasi will enhance the farmers' income by reducing wastage and improving value addition. It generates employment in food processing, packaging and logistics. And also it boosts agro-based industries and encourages local entrepreneurship. And also it improves market linkages for farmers to sell their produce at competitive prices. Sir, through you, I urge the Honorable Union Minister of Food Processing Industries to sanction a food processing cluster in Tenkasi under PM-KSY, ensuring financial and logistical support to develop this much needed infrastructure. Thank you, sir. R. Sudha. Mananiya Sushri R. Sudha. Yes, please. May please. Speaker. Sir, mic, sir. Yes, it is on. Sir, thank you for giving me an opportunity to raise an important issue on today, sir. Sir, the sacks of half-burnt currency bundles were found on the residential premises of Justice Yashwant Verma, the second senior-most judge of Delhi High Court on March 14th. Though the matter came to the notice of the Delhi High Court Chief Justice on March 15th, it came to the public knowledge only after a week when the English Daily published it. There have been curious developments since then. The fire service and the Delhi police report to the union minister. When did he come to know about it, and why did he keep silent even though the parliament was in session? Why did the Delhi fire service chief make a statement that not a penny was seized? Why it has attempt to save the judge, or whether the statement was made with the knowledge and the consent of the union minister? Sir, 1 minute. In an unprecedented move, the Supreme Court had uploaded the videos and pictures of... Madam, you made your point. $15 seconds. 1 minute, sir. Complete, sir. When an unprecedented move, the Supreme Court had uploaded the videos and pictures on Currency on Fire, it's an official website, on whose instruction did the National Informatics Center managing the Supreme Court website publish the videos and photos. The Supreme Court has since recommended transfer of the... Sir. थैंक यू चेयरमैन सर। मैं भी एक बहुत ही गंभीर विषय आपके सामने ला रहा हूँ। आपने मुझे अनुमति दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय चेयरमैन सर, मुंबई शहर के नजदीक जो सीमा पर पश्चिम उत्तर दिशा पर
भाईंदर महानगर पालिका नाम का क्षेत्र है, उसमें काशी गांव नाम का गांव है। उस गांव के एक जमीन जो मोइनुद्दीन निजामुद्दीन नाम के व्यक्ति पर थी, वो व्यक्ति पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में हो गया। इसके लिए हमारे पास कहा जाता है एनिमी प्रॉपर्टी, द एनिमी प्रॉपर्टी इज देयर इन मीना भाईंदर। अब उस प्रॉपर्टी के लिए वहां के जो निजामुद्दीन थे वो उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद में उसकी पत्नी हिंदुस्तान में आई ऐसा बताकर पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट, बॉन्ड, स्टैम्प पेपर पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का पेपर लेकर हमारे महानगर पालिका क्षेत्र में जाकर उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर उस जमीन की मालिकाना हक अपने पास दिया ऐसे बताया। और वो जमीन सर, एक सेकंड पूरा करने दो ना, महत्वपूर्ण है सर। एनिमी प्रॉपर्टी विद इन हैपेंड, आई एम नॉट एलैबोरेटिंग। वो जमीन उस पेपर पे इन्होंने उनकी प्रॉपर्टी कर दी और प्रॉपर्टी बेची जा रही है। बार बार इसकी कंप्लेंट की गई, लेकिन उसके ऊपर ना तो वहां के कमिश्नर, प्रधानमंत्री कार्यालय से गया, फिर भी कमिश्नर कार्रवाई नहीं करता, ना एसपी कार्रवाई करता है। इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर भारत सरकार पे ध्यान देकर वो प्रॉपर्टी अपने कक्षा में ले, ऐसी मेरी विनती है। धन्यवाद समझिए। धन्यवाद, धन्यवाद চেয়ারম্যান স্যার। আজকে আমার কাছে একটা বিশেষ দিন, কারণ 27 মার্চ আজকে আমাদের জয়রামবাটিতে নতুন ট্রেন চলার প্রারম্ভিক সূচনা শুরু হয়েছে। সিআরএস এর নতুন ট্রেন শুরু হয়েছে, তাই আমি রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো। শুধু এইটুকুই বলবো যে মা সরদা জন্মস্থান জয়রামবাটি ছিল, সেই জয়রামবাটিতে দীর্ঘ বছর পর আজকে রেল চালু হয়েছে এবং বিষ্ণুপুর থেকে জয়রামবাটি রেলপথ যাতে আপ অ্যান্ড ডাউন দুটো ট্রিপ হয় এবং বাঁকুড়া টু হাওড়া ভায়া মোসারডাম একটা ট্রেন চালু করা যায়, তার জন্য মাননীয় রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ এবং আবার জানাই মা শারদাকে প্রণাম। সকলে ভালো থাকবেন। धन्यवाद। माननीय श्रीमती महिमा मवाड़ जी। काफी दिनों से इसके बारे में बात करना चाहती थी, आज मुझे मौका मिला और ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो हम सबको पता है कि मैं अपने पूर्वज महाराणा सांगा के बारे में बोलना चाहती हूँ और ना सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे देश की जनता की बात रखना चाहती हूँ कि सापा के जो सांसद हैं उन्होंने बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग किया है महाराणा सांगा के लिए और उनको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था और 1 बार उन्होंने बाबर को भी हराया था और उनके शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। तो मेरा यही कहना है कि बिना अगर आप इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी बात ना करें। जिसका भी मन आता है कोई भी इतिहास के किसी भी का नाम लेकर, चाहे मीरा माँ हो, चाहे पद्मिनी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, उनके बारे में ऐसा बोलते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब ये बात राज्यसभा में उठी थी तो सांसद लोगों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए था, क्योंकि अभी मैं देख रही हूं कि कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया है। अगर पहले से ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। मैं ये भी बोलना चाहती हूं कि ये जो आप सब हर जगह महाराणा प्रताप और बड़े लोगों का नाम लेते हैं, माननीय श्री सीपी जोशी जी, माननीय श्री सीपी जोशी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय महिमा कुमारी जी ने जिस विषय को उठाया है वह सिर्फ मेवाड़ का विषय नहीं, पूरे देश का विषय है। कोई भी तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था और इब्राहिम लोदी को 2-2 बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में, ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोखने जाते हैं। माननीय श्री ये वही लोग हैं। माननीय श्री अमराराम जी, हाँ बोलिए। ये माननीय सभापति महोदय, और ये माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक सेकंड, आप कंप्लीट कीजिएगा। चौथी पीढ़ी आ गई, ये बाबर की कब्र पर जा रहे हैं, इनको अयोध्या जाने में शर्म आती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से इतना ही कहना है। सभापति माननीय अमराराम जी, सभापति महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने लोक महत्व है जो न केवल राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है, जो 457 महाविद्यालय सभापति महोदय 57 महाविद्यालय जो 4 ईयर का कोर्स जिसमें बीए, बीएड और बीएससी बीएड होते थे, वो 57 कॉलेजों को निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के तहत बदलना था और फरवरी 2025 में उनसे एप्लीकेशन भी ले ली गई और 2-2 लाख रुपए भी ले लिया गया, जबकि 3 तारीख तक उनको परमिशन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से एनसीईआरटी की तरफ से मिलनी चाहिए थी, आज तक नहीं मिली है। लाखों विद्यार्थी जो इस कोर्स में जाना चाहते हैं राजस्थान में, और विशेष तौर से मेरे लोकसभा क्षेत्र में इन 457 में से 200 महाविद्यालय वहाँ हैं। वहाँ के विद्यार्थियों के लिए, वहाँ की महाविद्यालयों के स्ट्रक्चर के लिए ये 0 आवर हो जाएगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि तुरंत इसको। माननीय श्री अब्दुल रशीद शेख। शुक्रिया सर, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। सर मेरी एक गुजारिश है सरकार से। हमारी सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर के लिए हमने काफ़ी डेवलपमेंट पिछले 5 साल में की। आपने पैकेज दिया आंध्र प्रदेश और बिहार में, लेकिन अगर पैकेज की ज़रूरत है वो जम्मू कश्मीर को है, जो 30 साल से मिलिटेंसी की वजह से जहां तबाही है, जहां सब कुछ लुट चुका है, उसके बदले में जब आप इस साल के एलोकेशन देखेंगे, आपने सर 1000 करोड़ हमें पिछले साल के एलोकेशन से कम किया है, ज़्यादा नहीं दिया है। हमारे सीएम साहब शायद थोड़ा शर्माते हैं कहने से, उन्हें क्या इश्यूज हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर को अपना पूरा शेयर दिया जाए। और अक्सर औकात इस हाउस में कहा जाता है, बाहर भी कहा जाता है, डबल इंजन सरकार। ये डबल इंजन क्या होता है? जब हम इफ वी आर ऑल अंडर ओथ, फिर सारे लोग बराबर हैं, सारी स्टेट बराबर हैं, सब लोग बराबर हैं। व्हाई विल यू गिव पैकेज टू सम स्टेट्स एंड टू अदर्स नॉट? तो मेरी ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर को आप पूरी तरह से मिलिटेंट स्टेट है, वायलेंट स्टेट है, आपके जो दावे हैं वो बिल्कुल गलत है। वहां पर आप एक स्पेशल पैकेज दे दीजिए जम्मू कश्मीर के लिए, ये हमारी गुजारिश है। सर थैंक यू सर। Sir, in our constituency, we are having a Kolleru lake where almost 3 lakh people around the Kolleru lake lives from long time. Because of the Kolleru lake has been the bird sanctuary where birds comes there from different countries and lives there. Today, in the Supreme Court, and because of the Supreme Court, they are defining the borders of the Kolleru lake, where there is lot of farmers' lands and individual lands, which is almost 14 acres plus 7 acres, which is 23,000 acres, which has been taken over the Supreme Court, which is in this Kolleru lake. We have asked, requested every time in the courts of Supreme Court that to see that the individual farmers' land should be not included in the Kolleru region. But it is not taken care, sir. Today, our CM Chandrababu Naidu garu also and Pawan Kalyan garu also
has taken incentive to solve the issue of Kolleru Lake, which is there from last 20 years now, where 4 lakh people are suffering from last 20 years. Till today, they don't know that they will be living there or they will be moving from there because of this Kolleru issue. But I have Kolleru issue. But I have requested Forest Minister also. 2 times I met him to solve the issue. Thank you, Ji. And I request again Forest Minister Ji Anurag to Singh involve in Thakur this ji. issue and solve the issue from central government. Thank you. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं पहाड़ी क्षेत्र देवभूमि हिमाचल प्रदेश के रेलवे के विषय उठाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद रेलवे का बजट लगभग 10 गुना ज्यादा पूरे देश भर में बढ़ा है, जिसका लाभ हमें हिमाचल प्रदेश को भी मिला। भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन आज तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन राज्य की सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं डाल रही, वो दिक्कत है। दूसरा, नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन ऊना तक बन गई, अम्बिंदौरा बन गई मोदी जी की सरकार में, लेकिन पंजाब की सरकार जमीन ग्रहण आगे नहीं कर रही, तो वो भी नहीं बन रही। तीसरा, जो हमारी ट्रेन चलती हैं, अब वंदे भारत देश की चौथी चली तो माननीय मोदी जी ने वो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दी, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन जहां दिक्कत है सर, वो हिमाचल एक्सप्रेस, ऊना एक्सप्रेस हो या फिर हमारी हरिद्वार के लिए ट्रेन हो, इनकी साफ सफाई बिल्कुल नहीं है और इनमें भी बहुत पुराने डिब्बे लगे हुए हैं, जहां पे फर्स्ट एसी सेकंड एसी की हालत बहुत खराब है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह है कि इंजन इसको ट्रेन के डिब्बों को और बेहतर किया जाए, साफ सफाई और अच्छी की जाए, ताकि आम जनता को सुविधा और मिल सके। धन्यवाद जी। माननीय श्री प्रशांत पेड़ोलो जी। हम जानते हैं कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन देश में अनेक गांव में पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है। कई छात्र आर्थिक तंगी और उचित अध्ययन वातावरण के अभाव में पूरी क्षमता से पढ़ नहीं पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं की किताबें और रीडिंग स्पेस की कमी के कारण कमी झेलनी पड़ती है और उनका बहुत ही नुकसान होता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हर गांव में रीडिंग रूम और लाइब्रेरी स्थापित की जाए और वो ऐसी अद्ययावत हो कि वहां स्कूली बच्चों के साथ साथ यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को अध्ययन करने की सुविधा मिल जाए। माननीय श्री दामोदर अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि लोक महत्व के मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा को नई दिल्ली वाया जयपुर से जोड़ने की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। वर्तमान में भीलवाड़ा से दिल्ली केवल एक ट्रेन चेतक है, इस कारण रूट पर भारी दबाव रहता है। वर्तमान में नई दिल्ली से अजमेर शताब्दी संख्या 12015, 12016 चलती है, जो नई दिल्ली से अजमेर और अजमेर से दिल्ली आती है। मेवाड़ क्षेत्र के वासियों की मांग है कि इस ट्रेन को समय में थोड़ा परिवर्तन करके भीलवाड़ा तक बढ़ाया जाए। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 20979 वंदे भारत, जो कि उदयपुर से जयपुर संचालित होती है, उदयपुर से प्रातः जल्दी प्रारंभ करके दिल्ली तक बढ़ाया। धन्यवाद सभापति महोदय। सर, संविधान खतरे में है। आर्टिकल 14, 15 और 49, मैं आर्टिकल 49 के बारे में आज विशेष तौर पर बात करना चाहता हूं। आर्टिकल 49 ये कहता है कि कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है, जगह है, उसका रखरखाव, उसकी जिम्मेवारी सारी की सारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। लेकिन इस देश में 2 ऐसे एक्ट बने 1991 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो हिंदुओं को कहता है कि आप जो है अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, और 1995 में एक ऐसा एक्ट उसी सरकार ने बनाया जिसमें कहा कि वक्फ बाय यूजर, जिस पर भी मुसलमान हाथ रख दे ये संपत्ति उसकी है। इसके आधार पर एएसआई की जितनी संपत्ति है, एएसआई के जो मॉन्यूमेंट है, जो मदरसे हैं, जो संसाधन है,
उन सबों पर जो है मुसलमानों ने अधिकार कर लिया है और उनके दुकान हो गए। और ये जो मेंटलिटी है, आर्टिकल 49 का जो ये उल्लंघन है सभापति महोदय, ये 1936 के त्रावणकोर एक्ट से निकलता है, जिसने मुसलमानों को इस देश में पहली बार रिजर्वेशन दिया। आप उसको संपत्ति का अधिकार दे रहे हैं, आप उसको मॉन्यूमेंट दे रहे हैं, आप उसको ठेकेदारी में रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप जो है आप बस एक मिनट सभापति महोदय, और आप उसको नौकरी में रिजर्वेशन दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि आर्टिकल 49 और आर्टिकल 14-15 को लागू करिए और मुसलमानों को इस देश में जो अधिकार है उसको समानता के अधिकार में बदलिए। आपने मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सुश्री परिणिती। सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर, महाराष्ट्राचा शेतकरी आज खूप अडचणीत आहे। महाराष्ट्रामध्ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरनी राजीनामा दिला, ऍग्रिकल्चर मिनिस्टरवर आरोप आहेत आणि आमचा शेतकरी हा त्रस्त आहे। अध्यक्ष महोदय, ऊसाला दर मिळत नाहीये, रिकव्हरीचे दर ठरले आहेत, पण प्रतिटन दर जे आहे ते प्रत्येक कारखान्याने 15 दिवसात ठरवायला पाहिजे, शेतकऱ्यांना देय करायला पाहिजेत, अशी माझी मागणी आहे। माझी दुसरी अशी मागणी आहे की दुधाचा जो दर आहे तो जास्त मिळाला पाहिजे, 40 ते 45 गायीच्या दुधाला दर मिळाला पाहिजे, शेती मालासाठी हमी भाव मिळाला पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी जे अवजारावर जीएसटी आहे, ड्रीपवर आहे, सिंचन साहित्यावर आहे, खतावर आहे, ती 12% केली पण ती रद्द झाली पाहिजे अशी माझी मागणी आहे। पीएम किसान योजनेची 2000 रुपये जे मिळतात 3 महिन्याला ते वाढवले गेले पाहिजेत। आणि सर, बँकेकडून जो सिबिल स्कोर दिला जातो तो सिबिल स्कोर रद्द करून युवकांना जे शेतकरी आहेत त्यांना कर्ज दिला पाहिजे। One second. सर, जे द्राक्ष बागायतदार आहेत सोलापुरात त्यांना जास्त ग्रांट मिळाली पाहिजे आणि जे फळबागांचं सिंचन योजना जी आहे त्याची सबसिडी अजून सोलापूरला मिळाली नाहीये, ती सबसिडी आपण त्वरित देय करायची अशी माझी मागणी आहे। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा 2 मिनट से ज्यादा होगा, सो प्लीज डोंट इंटरप्ट। 60 seconds, madam. 1 minute. 60 seconds, 1 minute, please. Thank you so much, Honorable Speaker, for giving this opportunity to talk something that is affecting our film industry, to which I proudly belong to, in a dangerously negative way. I refer here to AI and the deep fake technology that has swept the world. While the pros of the technology are many, the consequences target, among others, celebrities belonging to the film industry. These celebrities have worked very hard for decades to make this name, fame, and popularity. Many of us have become victims of this ruthless misuse, which creates multiple fake videos tarnishing the image of the person concerned. This go viral and cause tremendous impact on the victim's mental health. This cannot be taken lightly. Another misuse of social media by callous, brutal people has suffered with wicked comments on the personal lives of celebrities, often twisting facts to suit their new narratives. Atrocious claims about the passing of... Thank you, Speaker, sir. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಇಂದಿಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಹಂತ 4ನೇ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। PMGSY ಹಂತ 1, 2, 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 788.45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ PMGSY 4 ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2011 ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಸಂಧಾನವಿಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು धन्यवाद माननीय सभापति जी। थैंक यू मैडम। आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाने का अवसर दिया। मान्यवर कृषि
देश का एक महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी है। आज किसान को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। हमारे मुजफ्फरनगर में फर्जी खाद, फर्जी बीज और फर्जी पेस्टिसाइड बना करके पूरे देश में सप्लाई किए जा रहे हैं। और यही नहीं, 27 रुपये क्विंटल की राख 1500 रुपये क्विंटल में बेची जा रही है और उसको पोटास बना करके बेचा जा रहा है। उसको इफको, क्रबको और IPL जैसी सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाएं भी खरीद करके किसान को बेच रही है। जिप्सम को, जो 1 रुपये किलो का जिप्सम है, उसको डाई बना करके बेचा जा रहा है और धड़ल्ले से बेच रहे हैं। लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, किसान बर्बाद हो रहा है और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि एक तरफ तो किसान को मजबूर कर रहे हैं आप कि वो मिल पर धरना दे करके बैठे, गन्ना थाना भवन के किसान को मिल नहीं रहा, बाजार को लुटवा रहे हो। और माननीय Honorable Speaker, sir. Through you, I wish to draw the attention of this House to an urgent matter concerning the pending central share contribution of rupees 96.49 crore for the Maharashtra State Cooperative Tribal Development Corporation for the financial year 18-19. The Maharashtra State Cooperative Tribal Development Corporation plays a vital role in uplifting and empowering tribal communities through various financial assistance and development programs. However, the lack of timely disbursement of the central shares, which constitutes 49% of the total authorized capital of 200 crores, has severely hampered its ability to implement key welfare initiatives effectively. I urge the Honorable Minister and the concerned authorities to take immediate action for release of the pending funds at the earliest. Thank you, timely sir. disbursement is माननीय श्री crucial अभय कुमार सिन्हा। for ensuring the seamless execution. धन्यवाद सभापति महोदय। बिहार में उर्दू भाषा की एक समृद्ध परंपरा रही है और यहाँ बड़ी संख्या में उर्दू बोलने और पढ़ने वाले लोग हैं महोदय। इसके बावजूद दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में अभी तक उर्दू विभाग की स्थापना नहीं की गई है। यह आवश्यक है कि इन दोनों केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उर्दू विभाग की स्थापना की जाए ताकि उर्दू भाषा और साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को उचित अवसर मिल सके। इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए, जिससे इन विद्यालयों में उर्दू शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में जल्द से जल्द उर्दू विभाग की स्थापना की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री यश पटेल, माननीय श्री यश पटेल जी। Sir, Mike, sir. Thank you, Honorable Speaker, sir. I stand before you today to address a pressing issue that has been causing an immense inconvenience and a danger to the public, sir. The National Highway 69 especially stretches from Banawara to Hudiyaru in Arsikere Taluk, which comes under my constituency. It has to be fully completed, sir. Even though the project was initially started in 2018, the closure of the project was supposed to happen by 2020, sir. But the work remains unfinished to this date, sir. There are the 4 critical reaches under my constituency. That is, one is Shanagere, Ganjigere, Kallusadralli, Kanakatte. Sir, we'll conclude, sir. Last one line, sir. Let him conclude. Just 5 seconds. Yeah. Shanagere, Ganjigere, Pura, Kallusadralli, Kanakatte. These delays have led to repeated accidents on this stretch, putting lives in the risk daily. Vehicles cannot pass smoothly, and ambulance carrying patients face tremendous difficulty, further endangering lives, sir. Sir, gold is one of the most preferred asset classes for Indians, and many Indians take loans against gold. But a recent directive from the RBI had made this process difficult. When people take loans against gold from banks, all they had to do was only to pay the interest regularly and renew the loan. But now what the RBI has said is, in order to renew the loan, for one day you must redeem the entire gold by paying the principal and then come back the next day, pledge the gold and again renew the loan. This whole purpose is defeated because people have to go to private financiers for that one day to get the loan to close the loan and to renew it. So I would urge the Finance Ministry and the RBI to withdraw this directive and allow people to renew their loans as long as they are paying their interest on time. Hanuman Miniwal ji.
सभापति महोदय धन्यवाद आपको। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की सड़ा विधानसभा क्षेत्र के जबरके गांव निवासी राजकुमार जाट, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, गुजरात राज्य के राजकोट में गोंडल विधानसभा क्षेत्र में उसकी निर्मम हत्या कर दी। पूरे देश के जाट समाज में भारी रोष है। सभापति जी, गुजरात पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं करी। हमने गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराया। मेरी मांग है कि राजकुमार जाट हत्याकांड, जिसको लेके जाट समाज में भारी रोष है, इस मामले की सीबीआई जांच करा के वहां के पूर्व विधायक और उसके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके सलाखों के पीछे डाला जाए और एक अच्छा मैसेज दिल्ली से आपने और सीबीआई जांच इसकी करें। धन्यवाद। श्री शेर सिंह गुबाया। स्पीकर साहब, आपने मेरे को बॉर्डर के उन छोटे किसानों के मुश्किल के बारे में सभा में बोलने का मौका दिया है। सर, बॉर्डर पे जो लोग तार के पार, कंडियाली तार के पार बॉर्डर की ओर जिनकी ज़मीन है, छोटे किसान हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो फ्लड आता है तो ज़मीन उनकी खुर्द-बुर हो जाती है। दूसरा, पाकिस्तान की ओर से आवारा पशु जो जंगल से आते हैं वो पूरी की पूरी उनकी फसल को तबाह कर जाते हैं। तो सर, इससे पहले 10,000 रुपया पर एकड़ जो मुआवजा दिया जाता था केंद्र सरकार की ओर से, 3 साल से वो मुआवजा जो है वो बंद पड़ा है, नहीं दिया गया। सर, उस 10,000 के से किसानों का कुछ कर पूरा नहीं होने वाला। मेरी मांग है सरकार से कि कम 30,000 रुपया पर एकड़ साल का मुआवजा जो है वो सरकार किसानों को कंपनसेशन दे, ताकि वो उन किसानों की जिंदगी जो है वो अच्छी तरह बसर हो सके। मेरा यही सरकार से मांग है। सर, एक जो 3 साल से बकाया पैसे नहीं दिए गए वो भी पूरे के पूरे 30,000 के हिसाब से उन किसानों को दिए जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट पर अपने मामले को अनुबंधित पाठ सभा के पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 16, माननीय मंत्री जी, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि